फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ। मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ घिसा के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला है महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कहा गया है। दूसरा देख लेते हैं, जिसमें सहनशीलता का अभाव हो उसे कहते हैं सहिष्णु, सहनशीलता, धैर्यवान, सहिष्णुता। तो जिसमें सहनशीलता का अभाव होता है उसे कहा जाता है सहिष्णु। अगला देख लेते हैं, प्रगल्भ का पर्यायवाची है मुख, मितभाषी, मिष्टभाषी, वाचाल। तो प्रगल्भ का पर्यायवाची होता है वाचाल। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का अर्थ है न दुख न सुख, अयोग्य होना, दुविधा में पड़ना, न कारण होगा न कार्य होगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का अर्थ है न कारण होगा न कार्य होगा। अगला वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी निम्न में से किसका उदाहरण है? वाक्य का उदाहरण है, लोकोक्ति का, मुहावरे का, वाक्यांश का। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का उदाहरण है। अतीत का विलोम शब्द है बीता हुआ, भविष्य, वर्तमान, आज। तो अतीत का विलोम शब्द है भविष्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विलीन का शाब्दिक अर्थ है छिपा हुआ, धूमिल, रहस्य, रत। तो विलीन का शाब्दिक अर्थ होता है छिपा हुआ। मलिन का विरुद्धार्थी शब्द है स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन। तो मलिन का विरुद्धार्थी शब्द है निर्मल। आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मीराबाई को। सब कोई जानते हैं किसे कहा गया है आधुनिक युग की मीरा? महादेवी वर्मा को। स्मृति की रेखाएं किस विधा की कृति है? काव्य है, कहानी है, रेखा चित्र है, व्यंग है। तो स्मृति की रेखाएं जो है क्या है? रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। घिसा के पाठ से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पाठ से आगे का पहला प्रश्न क्या है। संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकुल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। इस पंक्ति में प्रकृति के जिस दृश्य का वर्णन किया गया है उसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा गांव की ओर जा रही थी और गांव से वापस आते आते अंधेरा होने लगा था। उसी दृश्य का वर्णन इसमें किया गया है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, यह कथा अनेक क्षेपों में विस्तार के साथ सुनाई तो गई थी। मेरा मन फेरने के लिए और मन फिरा भी, परंतु किसी सनातन नियम से कथावाचक की ओर न फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया और इस प्रकार घिसा मेरे और अधिक निकट आ गया। उपरोक्त पंक्तियों में लोगों की किस मनोवृत्ति व लेखिका के किस व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है? उपरोक्त पंक्तियों में लोगों की संकुचित एवं उपेक्षित मनोवृत्ति की ओर संकेत करता है। लेखिका की मनोवृत्ति सुधारवादी होने की वजह से घिसा उसके और अधिक नजदीक आ गया था। साथ ही लेखिका का व्यक्तित्व सामाजिक कुरीतियों से हटकर था। प्रश्न, अन्य बच्चों की अपेक्षा पाठ से आगे का प्रश्न तीसरा, अन्य बच्चों की माँ, बुआएं तथा दादी, नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? अपने विचार लिखें। अन्य बच्चों की माँ, बुआएं तथा दादी, नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की सलाह इसलिए देती थी क्योंकि घिसा का जन्म उसके पिता की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात हुआ था। अतः उन्हें
वो लोग क्या समझते थे, अभागा समझते थे, इसीलिए उनसे दूर रहने की क्या करते थे, हिदायत देते थे। आज क्या, कभी भी जो है वो किसी भी बालक के प्रति जो है वो इस प्रकार की उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। समाज का काम जो है वो दुखी पीड़ित लोगों के प्रति जो है भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए होना चाहिए। घृणा, द्वेष, उपेक्षा, इस प्रकार का व्यवहार समाज में उचित बिल्कुल भी नहीं है। चौथा, गर्मी की छुट्टियां लगने पर प्रायः सबके मन में खुशी और दुख के मिले जुले भाव होते हैं। छुट्टियां होने पर आप एवं आपके साथी कैसा महसूस करते हैं, आपस में बातचीत करके लिखिए। आप अपने विचार से आपको जो अच्छा लगता है आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि गर्मी की छुट्टियां लगने पर क्या मिलता है, आनंद मिलता है, साथ ही रिश्तेदारों के घर जो है वो जाने के लिए मिलता है। लेकिन दुख इस बात का रहता है कि अपने जो सहपाठी होते हैं उन लोगों से मिलना जुलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम भी जो है क्या करते हैं, इसी प्रकार का अनुभव करते हैं और शायद और दूसरे होंगे वो भी जो है वो इसी प्रकार का अनुभव करते होंगे। प्रश्न 5वां, निम्नांकित पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट करें। जिसमें पहला है, तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं जो अपने सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। महादेवी वर्मा इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर अपनी विशेष रचनाओं को संसार में अलग अलग रूप में भेजते हैं जो संसार के लिए आदर्श होते हैं। जिनकी भूख जूठी पत्तल से बुझ सकती है उनके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं कि गरीब व्यक्ति थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 6, पाठ के आरंभ में पानी भरती महिलाओं का चित्रण और घीसा की देह दृष्टि का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि हमारे मन मस्तिष्क में तस्वीर साकार हो जाती है। लेखन शैली में इस विधा को रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। आप भी अपने सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य का चित्रण एक अनुच्छेद में कीजिए। रेखा चित्र वह रचना है जिसके पढ़ते ही किसी व्यक्ति या वस्तु के वर्णित दृश्य का चित्र आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। ऐसा ही दृश्य अमरकंटक का दृश्य दिखाई दिया था, जिसमें गिरते हुए जलप्रपात जो है वो दूध के समान दिखाई देता है और इसीलिए उसको जो है वो दूध धारा के नाम से भी जाना जाता है। भाषा के बारे में शरीर के अंगों के नाम को पहचानना है कि इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है कि पुल्लिंग में होता है, उसके बाद उसका क्या कराना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ शरीर के अंगों के नाम को लिख दी हूँ और इसमें देखते हैं कि इसका प्रयोग जो स्त्रीलिंग में होता है कि पुल्लिंग में, और उसका फिर क्या करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क, मस्तिष्क होता है पुल्लिंग, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो मस्तिष्क बड़ा है। जीभ स्त्रीलिंग, उसकी जीभ चटोरी है। कान पुल्लिंग, कान बड़े हैं। पेट, इसका हो जाएगा पुल्लिंग, पेट दुख रहा है। भुजाएं पुल्लिंग, उसकी भुजाएं बलिष्ठ हैं।
उंगलियां स्त्रीलिंग, उसकी उंगलियां पतली हैं। इस तरीके से वाक्य के माध्यम से पहचान सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। भाषा के बारे में दूसरा प्रश्न है जिसमें पाठ में आए हुए कुछ विशेषण और विशेष्य की क्या करनी है, पहचान करनी है। यहाँ पर मैं कुछ विशेषण और विशेष्य का नाम यहाँ पर लिख दी हूँ, मैं देख लेते हैं। विशेषण अज्ञात, जीर्ण शीर्ण, कड़वा तेल, निठल्ले, लड़के। विशेष्य के रूप में रूखी जटा, धुले कुर्ते और ऊंची धोती। इसी प्रकार से आप भी जो है वो पाठ में दिए हुए विशेषण और विशेष्य को छांट सकते हैं। भाषा के बारे में अंतिम प्रश्न है जिसमें वाक्य संरचना करना है, जिसमें ने और को विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना है। तो इस तरीके से मैं लिख दी हूँ जिसमें वाक्य निर्माण कर दिया गया है। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों में और कुछ संकेत में कहा, तो ने विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पे वाक्य निर्माण किया गया है। दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे बैठे हुए देखा। स्लेट को चमचमाती रखने में वह चतुर था। कल रात को माँ के पैसे मिले। क्रूरतम नियति ने अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था। आज गुरु साहब को उसे विदा दे देना है। बच्चों, ये था घीसा और घीसा की कहानी। रही इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात, तो घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था, घीसा ने महादेवी वर्मा या गुरु साहब को जो है वो क्या भेंट दी थी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो है कि अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही जो है महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से पूछा जाता है, जिसमें आधुनिकी की मीरा की उपाधि किसे दी गई है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो उन छोटे छोटे प्रश्नों को मैं वस्तुनिष्ठ के माध्यम से मैं ले दी हूँ और आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आज आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।